नमस्कार साथियों, जैसा कि कल आपने देखा मेरे साथ में अभी वर्तमान जो रिजल्ट आया आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड का हिस्ट्री का, उसमें सेलेक्टेड प्रोविजनल लिस्ट में सेलेक्टेड है और कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा मार्क्स ऊपर है, तो मैं मानता हूं कि फाइनल सिलेक्शन हो जाना चाहिए। आनंद सिंह जी बिट्टू माफ कीजिएगा, मेरे मित्र हैं और गांव आए हुए थे, तो मुझे लगा कि उनकी भी एक क्लास ले लेनी चाहिए। तो कुछ साथियों के सजेशन भी थे वर्ल्ड हिस्ट्री को लेकर के, तो आज उनकी वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास हम इस चैनल पे बात करेंगे और इसके बाद में ये क्लास लाइव के बाद में हमारे YouTube चैनल के ऊपर राज रसायन नाम से है, उस पे ये चीज़ आपको उपलब्ध मिलेगी। एक कुछ दिन पहले जो चैनल शुरू किया था, आज लगभग 550 के आसपास उसके सब्सक्राइबर हो गए। यानी कि मुझे गालिब का एक शेर याद आता है कि हम तो अकेले ही चले थे लेकिन लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो निश्चित रूप से आपका सहयोग मिलता रहा है और उम्मीद करूंगा आगे भी मिलता रहेगा। तो जो सेलेक्टेड लोग हैं या मोटिवेटर के रूप में या सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में मेरे जो साथी हैं, इनको टाइम टू टाइम मैं बुलाता रहूंगा और अपने क्लास के रूप में चाहे मोटिवेशन के रूप में किसी न किसी एक्सपर्टीज के साथ में हर व्यक्ति से आपका इंट्रोडक्शन होगा, रूबरू करवाया जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करूंगा। आप लोगों से भी उम्मीद करूंगा कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और सबको इसका बेनिफिट मिल सके। तो मैं आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए मैं आपके बीच में से हटना चाहूँगा और आनंद सर से निवेदन करूँगा कि आनंद सर आप आइए और आज की क्लास अब आप संभालिए। तो अब आपके सामने आनंद सर। नमस्कार साथियों, राजेंद्र शाह के आदेश अनुसार मैंने ये क्लास तो ली है। वैसे राजेंद्र शाह का चैनल का नाम राज रसायन है और जबरदस्ती इसमें हिस्ट्री मिक्स कर रहे हैं। पता नहीं इसका केमिकल रिएक्शन तो क्या होगा, यही जाने, लेकिन इनके आदेश अनुसार हम कहा कि एक क्लास आप लो, पता चले। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, समझ आए तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में इसके बारे में फीडबैक जरूर दीजिए। वैसे टॉपिक हमने फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री की बात की, कल जो इंटरव्यू लिया था राजस्थान ने उसमें बात की। मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री की कोई बुक्स नहीं लिखी थी, किसी भाई ने कमेंट में पूछा, बुक्स बताई, फिर राजस्थान ने कहा कि वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक उन्होंने बता दिया, आपने बताया नहीं इसके बारे में, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का एक टॉपिक लेना चाहिए आज। तो मैंने वही प्रयास किया। वैसे हम यदि इस कंपटीशन में जाते हैं तो सबसे टफ टॉपिक लगती है वो वर्ल्ड हिस्ट्री है, बल्कि जो कंपटीशन उसके क्वेश्चन आते हैं वो रियल में सबसे इजी होते हैं और इसको देखते हैं बहुत टफ लगती है, बिल्कुल स्टार्ट में समझ नहीं आती, लेकिन एक बार उसको यदि आराम से पढ़ा जाए तो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आती है, भूलने वाली चीजें नहीं है और जो क्वेश्चन पुट होते हैं वो भी बिल्कुल इजी होते हैं। इसलिए कि मैंने छोटा सा टॉपिक लिया है, यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी। जर्मनी का एकीकरण। अब जर्मनी के एकीकरण के बारे में बात करें तो जर्मनी का जब एकीकरण हुआ 1871 में, और उससे पहले जो जर्मनी राज्य था वो छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। उसके लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड हुआ था। अब बहुत से जर्मनी की बात करें, नेपोलियन ने जर्मनी के एकीकरण की शुरुआत की थी। नेपोलियन को जर्मनी के एकीकरण की प्रेरणा भी माना जाता है। नेपोलियन को प्रेरणा माना जाता है जर्मन एकीकरण की। लेकिन इसी प्रेरणा के बीच आधुनिक इतिहासकार का नाम आता है लिप्सन, जिसने इसी बात पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि आधुनिक इतिहास के मजाकों में से एक होगा कि आधुनिक जर्मनी का जन्मदाता नेपोलियन को माना जाता है। अब नेपोलियन ने वैसे बात करें तो 1806 जर्मनी के एकीकरण की शुरुआत की बात करें, 1806 में उन्होंने राइन संघ बनाया था। राइन संघ जो नेपोलियन द्वारा बनाया गया था। उसके बाद जब नेपोलियन अपने पतन पर था, 1815 में नेपोलियन का पतन हो चुका था और 1815 में वियना कांग्रेस में जर्मन संघ बना दिया गया था, राइन संघ को खत्म करके।
जर्मन संघ में 39 राज्य शामिल थे, यानी जो छोटे छोटे राज्य थे उनमें से 39 राज्य बना लिए गए। 39 राज्यों का एक बड़ा संघ बनाया गया। 1806 और 1815 तक की बात है। उसके बाद जर्मनी जो अलग अलग राज्यों में विभाजित थी, लोग लेकिन फिर भी वो किसी किसी रूप में जुड़े हुए थे। जैसे हम बात करते हैं सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए थे, भौगोलिक रूप से जुड़े हुए थे, और तीसरा आर्थिक रूप से। ये सभी जर्मनी को एक सूत्र में बांधने के लिए जर्मनी के सहायक तत्व थे। अब जर्मनी के ये सहायक तत्व थे जो जर्मनी को एक रूप में बांधे हुए थे, लेकिन फिर भी वो भौगोलिक रूप से विखंडित थे। अब जर्मनी के सहायक तत्व के साथ एकीकरण नहीं हुआ था। इसका मतलब प्रमुख रूप से हम ये मान सकते हैं कि कुछ बाधक तत्व भी थे। बाधक तत्व में यदि बात करें तो हम सबसे पहले एक देश था ऑस्ट्रिया जो जर्मनी था, उसके साउथ साइड ऑस्ट्रिया एक शक्तिशाली देश था। जो हमने बात की थी, जर्मन संघ का अध्यक्ष था उस वक्त ऑस्ट्रिया। अध्यक्ष था और प्रशा को उपाध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन प्रशा के पास इतनी शक्ति नहीं थी। लेकिन वो सैनिक शक्ति के रूप में प्रशा शक्तिशाली था, भौगोलिक दृष्टि से प्रशा समृद्ध था, लेकिन सारी जो सुविधाएं थी वो ऑस्ट्रिया उठा रहा था। तो जो ऑस्ट्रिया देश था वो जर्मनी के एकीकरण को चाहता नहीं था कि यदि जर्मनी का एकीकरण हो जाएगा तो हमारे पड़ोस में यानी उत्तर में एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण हो जाएगा। जर्मनी की ऑस्ट्रिया में माने तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो जर्मनी को केवल एक भौगोलिक इकाई मात्र मानता था। वो नहीं चाहता था कि जर्मनी का कभी पूर्ण रूप से एकीकरण हो। ये तो हो गई इतनी सी सामान्य सा परिचय। लिप्सन की बात याद आती है कि इतिहास के मजाकों में से एक है कि जर्मनी के एकीकरण का जन्मदाता नेपोलियन को कहा जाता है। अब बात करें वियना कांग्रेस के बाद 1815 से लेकर 1850 तक जो जर्मनी के एकीकरण का प्रगति थी वो बिल्कुल मंद रही थी। जर्मनी के एकीकरण की प्रगति मंद रही थी। और अब इसमें सहायक तत्वों के हमने बात की, सांस्कृतिक एकता थी, भौगोलिक एकता थी, आर्थिक एकता थी, और इसके अलावा कुछ संस्थाएं भी ऐसी थी जो जर्मनी के एकीकरण में सहायता पहुंचाने वाली थी। अब उन संस्थाओं के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। संस्था, सबसे पहले बात करते हैं बेसेनसेफ्ट, जिसका निर्माण किया गया था 1815 में। जेना विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने एक गुप्त संस्था बनाई थी, और उस गुप्त संस्था का उद्देश्य था कि वो जर्मनी के एकीकरण को समर्थन दे, और जो ऑस्ट्रेलिया की गिल्ड सिस्टम था उसका विरोध किया जाए। जेना विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने बेसेनसेफ्ट 1815 में एक संस्था बनाई थी, और गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी। ऑस्ट्रिया का विरोध करना था, जर्मनी के एकीकरण को समर्थन करना था। उसके बाद की बात करें यदि दूसरा सहायक तत्व, उसमें बात करते हैं एक जोल्वरीन चुंगी संघ, जिसका निर्माण किया गया था 1818 में। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो जर्मनी था 300 छोटे छोटे राज्यों में, फिर बाद में हमने राइन संघ की बात की, जर्मन परिसंघ की बात की, वो उसमें 39 राज्य बना दिए गए छोटे छोटे। लेकिन 39 राज्य वो सभी अलग अलग थे, उनकी अलग अलग कानून व्यवस्था थे, अलग अलग नियम थे, और अलग अलग नियमों के साथ उनको हर
प्रदेश में दूसरे राज्य में एंट्री के लिए उसको चुंगी देनी होती थी। तो उन्होंने जोल्वरिन चुंगी संघ बनाया था सबसे पहले 2 प्रदेश, सोवातबर्ग व सोंदर, 2 ये जर्मनी के राज्य थे छोटे छोटे। इन दोनों ने इस जोल्वरिन चुंगी संघ का निर्माण किया। इसका उद्देश्य था कि हम 2 जो राज्य हैं वो एक दूसरे में यदि व्यापार करेंगे तो वो शुल्क मुक्त व्यापार होगा। 1818 में इस चुंगी संघ का निर्माण हुआ। इन 2 राज्यों के बीच में हुआ। कोई चुंगी नहीं ली जाती थी, यानी चुंगी मुक्त यानी व्यापार के लिए फ्री ट्रेड पॉलिसी बनाई गई थी। और 1834 के आते आते जो जर्मनी के बहुत से राज्य थे वो लगभग सभी राज्य इस जोल्वरिन चुंगी संघ के सदस्य बन गए थे। अब इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेडरिक लिस्ट। फ्रेडरिक लिस्ट जो जर्मनी के आर्थिक एकीकरण की बात करें, जर्मनी का आर्थिक एकीकरण के पीछे फ्रेडरिक लिस्ट की ही विचारधारा थी। और इसी फ्रेडरिक लिस्ट को जर्मन रेलवे का जनक माना जाता है। फ्रेडरिक लिस्ट को जर्मन रेलवे का जनक माना जाता है। अब रेलवे जैसे इंडिया के यूनिफिकेशन में सहायता दी थी, भारत में नेशनलिज्म को बढ़ाने में रेलवे का जो रोल था, वही जर्मनी में इस रेलवे का रोल था एकीकरण में। कैसे? जो रूर प्रदेश था वहां पे रॉ मटेरियल कच्चा माल उत्पादन होता था और जो कोस्टल एरिया में उसका प्रोड्यूस होता था वो रेलवे उसके माध्यम से उन दोनों को एक साथ जोड़ता था। फ्रेडरिक लिस्ट जर्मन रेलवे का जन्म और आर्थिक विचारधारा जर्मनी के एकीकरण को इस फ्रेडरिक लिस्ट ने ही दी थी। और जोल्वरिन चुंगी संघ से हम आर्थिक एकीकरण की बात कर सकते हैं। और इस जोल्वरिन चुंगी संघ के बारे में केटलबी ने एक कहा है, केटलबी ने एक कथन कहा है, इस जो आधुनिक इतिहासकार है, कि जोल्वरिन संघ के माध्यम से भविष्य में प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण होना था। अब बात करते हैं मुख्य रूप से जो राजनीतिक एकीकरण हुआ जर्मनी का, वो कैसे और किस तरह हुआ था। मुख्य रूप से जर्मनी के शासकों की बात करें, जब जर्मनी का एकीकरण हुआ, के एकीकरण में शासक था उस वक्त कैसर विलियम फर्स्ट। कैसर विलियम फर्स्ट था। कैसर विलियम फर्स्ट शासक था। वो चाहता था कि प्रशा के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण में बताया था कि वो शासक उस वक्त था प्रशा का, जर्मनी का पूर्ण एकीकरण नहीं हुआ था, प्रशा का शासक था। और कैसर विलियम चाहता था कि प्रशा के ही नेतृत्व में जर्मनी का हम एकीकरण पूर्ण करें, क्योंकि जर्मन जो संघ था उसमें प्रशा ही सबसे शक्तिशाली, सैनिक रूप से शक्तिशाली था और भौगोलिक रूप से सबसे बड़ा प्रदेश भी था। इसीलिए प्रशा के नेतृत्व में और सबसे बड़ा योगदान भी प्रशा का ही था। प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण को पूर्ण करना चाहते थे। अब इसी के बाद 1861 में कैसर विलियम ने अपना एकीकरण पूर्ण करने के उद्देश्य से कई पदों पर नियुक्त किए। जैसे उन्होंने युद्ध मंत्री बनाया, एक युद्ध मंत्री वान रून, सेनापति बनाया वान मोल्टेक। ये कैसर विलियम ने नियुक्ति की उद्देश्य था कि ऐसे शक्तिशाली लोगों को हम अपने साथ में लाए ताकि हमारे जर्मनी के एकीकरण में वो हमारा साथ दे सके। अब कैसर विलियम चाहता था कि जो जर्मन संघ का संसद थी उसके माध्यम से हम सैनिक बजट पारित करवा के सैन्य शक्ति बढ़ाएं, बजट मिले तो सैन्य शक्ति का विस्तार किया जाए। अब जो उस समय जर्मन संसद का जो निम्न सदन था उसमें उदारवादियों का बहुमत था और उदारवादी नहीं चाहते थे कि वे सैन्य विस्तार प्रशा के द्वारा किया जाए। लेकिन जब उन्होंने सैनिक विस्तार के लिए बजट
की बजट का प्रस्ताव लाए, लेकिन उदारवादियों के विरोध की वजह से वो प्रस्ताव संसद में पारित नहीं हो सका और दोबारा भी प्रयास किया केसर विलियम ने, लेकिन पुनः असफल रहे। तो वान रोन इस युद्ध मंत्री के सलाह के अनुसार केसर विलियम को बिस्मार्क को चांसलर नियुक्त करने का सुझाव दिया। वान रोन ने कहा कि आप इस व्यक्ति को अपना चांसलर नियुक्त कीजिए, ये दमदार व्यक्ति है। तो वान रोन के कहने पर केसर विलियम ने बिस्मार्क को जर्मनी का चांसलर बना दिया। 1862 से पहले वो रूस का राजदूत रह चुका था, फ्रांस में राजदूत था और 1862 में से जर्मनी का चांसलर बना दिया गया। अब जर्मनी के चांसलर बनाने के बाद इसकी जैसे बात करते हैं बिस्मार्क की, इसकी लोहे व रक्त की नीति थी, आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी थी। लोहे रक्त, वो ये मानता था कि जो हम अपने एकीकरण के प्रयास जो बातों में समय गंवा रहे हैं, उससे जर्मनी का एकीकरण कभी नहीं हो सकता। हमें कुछ सैनिक शक्ति दिखाकर ही हम जर्मनी का एकीकरण पूर्ण रूप से कर पाएंगे। आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, साथ साथ में नोट भी कर सकते हो इसी चीजों को, ताकि आपके ये चीजें चैप्टर काम आ सके। तो आज बात की हमने, बिस्मार्क को जर्मनी का चांसलर नियुक्त कर दिया गया। किसके कहने पर? वान रोन के कहने पर। अब बात करते हैं जर्मनी का जो राजनीतिक एकीकरण हुआ वास्तविक रूप से कैसे हुआ। ये तो हमने इसके बैकग्राउंड बात की, बैकग्राउंड कैसा था, किसकी वजह से, कैसे प्रयासों से शुरुआत हुई थी। अब बात करते हैं प्रमुख रूप से एकीकरण कैसे हुआ। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ मुख्य रूप से 3 चरणों में हुआ था। 3 चरणों में सबसे पहला चरण माना जाता है वो डेनमार्क के साथ युद्ध माना जाता है। डेनमार्क के साथ कैसे? जर्मनी का ये जो मैप था, यहाँ पे ऑस्ट्रिया दक्षिण में, इधर फ्रांस था जो उस वक्त यूरोप का सबसे शक्तिशाली शासक था, शक्तिशाली देश था। फ्रांस के जो शासक थे वो शक्तिशाली माने जाते थे। अब ये जर्मन संघ था। अब जर्मन के उत्तर में 2 प्रांत थे, एक का नाम सैलेस्विंग और दूसरा था हॉलेस्टीन। ये दोनों डेनमार्क के प्रशासनिक नियंत्रण में थे। डेनमार्क के प्रशासनिक नियंत्रण में। लेकिन डेनमार्क का अधिकार नहीं था। क्यों? क्योंकि 1852 में लंदन की संधि हुई थी। और इस संधि में यह स्पष्ट किया गया था कि ये जो 2 टापू मान लो या डचिया थी, उन पर डेनमार्क का प्रशासनिक नियंत्रण रहेगा, लेकिन डेनमार्क पूर्ण रूप से इस पर अपना अधिकार नहीं कर पाएगा। लेकिन 1863 की बात है, 1863, उस वक्त डेनमार्क का शासक था फ्रेडरिक सप्तम ने जो सेलेस्विंग और होलेस्टीन 2 डचियां थी उस पर अपना पूर्ण अधिकार कर दिया था। और फ्रेडरिक सप्तम की मृत्यु के बाद क्रिश्चियन नवम, इसकी मृत्यु के बाद शासक बना क्रिश्चियन नवम। अब इसने भी वही व्यवस्था को कंटिन्यू रखा जो लंदन संधि में बात हुई थी कि भाई प्रशासनिक नियंत्रण तो डेनमार्क के पास रहेगा, लेकिन डेनमार्क इस पर पूर्ण अधिकार नहीं कर पाएगा। लेकिन फ्रेडरिक सप्तम ने 1863 में इस 2 डचियों पर, सेलेस्विंग और होलेस्टाइन पर, डेनमार्क ने अपना पूर्ण अधिकार कर लिया और
इसकी फ्रेडरिक सप्तम की मृत्यु के बाद जो क्रिश्चियन एवं आगामी शासक हुआ उसने भी वही व्यवस्था रखी, तो इसका विरोध किया था प्रशा ने। और प्रशा ने ऑस्ट्रिया को सूचना दी, क्योंकि जो उस वक्त जर्मन संघ था, जर्मन संघ का मैंने बताया अध्यक्ष ऑस्ट्रिया था, तो प्रशा ने सूचना दी आप अध्यक्ष होने के नाते आपका दायित्व बनता है कि ये जो 2 डचियां हैं जिन पर डेनमार्क ने अधिकार कर लिया, ये हमें डेनमार्क से वापस लेनी चाहिए। तो ऑस्ट्रिया और प्रशा दोनों मिलकर डेनमार्क को सूचना देते हैं, उनको अल्टीमेटम दे दिया भाई कि ये आपका जो संविधान है संशोधन करके इन डचियों को वापस नियंत्रण मुक्त किया जाए। लेकिन डेनमार्क इस बात को नहीं माना, तो फरवरी 1864 डेनमार्क पे अटैक किया गया, डेनमार्क पर आक्रमण किया गया और आक्रमण करके डेनमार्क को परास्त कर दिया गया। डेनमार्क पर आक्रमण कर परास्त कर दिया गया। परास्त करने के बाद जो 2 डचियां थी सेलेस्विंग और होल्स्टीन, उस पर वापस जर्मन परिसंघ यानी ऑस्ट्रिया और प्रशा का अधिकार हो चुका था। अब ऑस्ट्रिया और प्रशा का तो अधिकार हो गया, अब इन 2 डचियों को लेकर ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में विवाद शुरू हो गया। ऑस्ट्रिया व प्रशा के बीच में ये विवाद बन गया कि कौन सी डची किसको दी जाए, कौन रखेगा, ये विवाद हुआ। और काफी समय तक विवाद रहने के बाद 14 अगस्त 1865 को एक समझौता हुआ ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच, जिसका नाम है गेस्टाइन समझौता। गेस्टाइन समझौते के माध्यम से यह निश्चित किया गया कि जो सेलेस्विंग डची है वो तो प्रशा को दी जाएगी और होल्स्टीन जो डची है वो ऑस्ट्रिया अपने पास रखेगा। और एक कील बंदरगाह था और कील बंदरगाह की किलेबंदी करने का अधिकार ऑस्ट्रिया ने प्रशा को दे दिया था। अब ये इस गेस्टाइन समझौते में ये फिक्स हो गया और बिस्मार्क यही चाहता था कि हम ये समझौता करें। और समझौते में बिस्मार्क ने अपनी डिप्लोमेसी कूटनीतिक चाल खेली, क्योंकि जो होल्स्टीन डची थी वो ऑस्ट्रिया ने बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को इसलिए दी क्योंकि होल्स्टीन में जो ज्यादातर लोग रहने वाले थे वो जर्मन लोग थे। उनको पता था जर्मन लोग इसको मान्यता नहीं देंगे, वहां पर विरोध होगा और विरोध का हम फायदा उठाएंगे, इसीलिए। और ये समझौता होते हुए बिस्मार्क का एक कथन आता है, बिस्मार्क का कथन है जो ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में विवाद चला था इनको लेकर कि हमने दरार को कागज से ढक दिया है, हमने दरार को कागज से ढक दिया है। गेस्टाइन समझौते के बारे में बिस्मार्क ने कहा था। अब बिस्मार्क का ये काम रह गया, डेनमार्क को हरा दिया। अब हम बिस्मार्क का अगला जो प्रतिद्वंदी था, दुश्मन था, वो था ऑस्ट्रिया। अब ऑस्ट्रिया से निपटना था ताकि हम जर्मनी के एकीकरण की ओर अग्रसर हो सकें। अब ऑस्ट्रिया से सीधे टकराना इतना संभव नहीं था, इतना आसान भी नहीं था कि इतना जल्दी कैसे टकरा जाए। तो उन्होंने यूरोप के जो अन्य शक्तिशाली देश थे उसके साथ मित्रता के रिश्ते बढ़ाए। जैसे इंग्लैंड उस वक्त पृथकता की नीति पे चल रहा था और पोलैंड में उस समय विद्रोह हुआ। पोलैंड में विद्रोह को दबाने में प्रशा ने रूस की सहायता दी। अब रूस की सहायता दी तो रूस के साथ दोस्ताना संबंध हो गए और रूस ने प्रशा को साथ दिया। और इसी के साथ एक और हुआ था, साथ हो गया रूस का, साथ मिल गया ऑस्ट्रिया को। अब जो यूरोप के अन्य देश थे, यूरोप के अन्य देश प्रशा के साथ शामिल हो गए। आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसके। आखिर में होता है जो गेस्टाइन समझौता था। इस समझौते के तहत जो इस 2 डचियों का निर्णय किया गया था, वहां पर बिस्मार्क ने अपने कूटनीतिक चालों की वजह से होल्स्टीन में
विद्रोह शुरू किया। विद्रोह शुरू के बाद उन्होंने जर्मन संघ में मुद्दा उठाया कि हमारे जर्मन संघ के जो लोग हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इसीलिए बिस्मार्क ने अपने को इस संधि से अलग कर लिया, यानी प्रशा इस संधि से अलग हो गया। अलग होने से ही और प्रशा ने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि उनको मुद्दा मिल गया। यूरोप के अन्य देश प्रशा के साथ थे, जैसे रूस की बात की हमने, इंग्लैंड पृथकता की नीति पे चल ही रहा था। और जब ऑस्ट्रिया पर अटैक किया था, ऑस्ट्रिया जैसे शक्तिशाली देश को 7 सप्ताह में हरा दिया था। तो इसीलिए जो युद्ध हुआ था ऑस्ट्रिया और प्रशा का युद्ध, जो 1866 में हुआ था, 65 की संधि के बाद ऑस्ट्रिया और प्रशा का जो युद्ध हुआ था बिस्मार्क के नेतृत्व में, जिसे 7 सप्ताह का युद्ध कहते हैं। मुख्य रूप से इसे शेडान का युद्ध कहा जाता है, शेडान का युद्ध कहा जाता है। लेकिन ऑस्ट्रिया जैसे शक्तिशाली देश को 7 सप्ताह में हरा दिया था, इसीलिए इसे 7 सप्ताह का युद्ध भी कहा जाता है। एक अन्य नाम भी है जिसे कोनिग्राज के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब इस युद्ध में ऑस्ट्रिया को पराजित कर लिया। जो जर्मन संघ था, जर्मन संघ में जो ऑस्ट्रिया पहले अध्यक्ष था, अब पूर्ण रूप से किसका अधिकार हो गया? प्रशा का अधिकार हो गया। अब प्रशा का अधिकार होने के पश्चात प्रशा ने क्या किया? जर्मन परिसंघ को तो कर दिया समाप्त और एक नया उत्तरी जर्मन संघ बना लिया, उत्तरी जर्मन संघ। अब उत्तरी जर्मन संघ में क्या किया गया? उसमें ऑस्ट्रिया को शामिल नहीं किया गया और प्रशा के नेतृत्व में एक जर्मनी बनाई गई, उत्तरी जर्मन संघ। उत्तरी जर्मन संघ का निर्माण हो गया, ऑस्ट्रिया पराजित हो गया। दूसरे चरण की बात है, जिसमें पहले डेनमार्क को, दूसरे में ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। अब हम बात करेंगे तीसरे चरण की। अब तीसरे चरण में यूरोप में सबसे शक्तिशाली जो देश अभी मैंने बताया था वही रहता है। डेनमार्क उत्तर में था, दक्षिण में ऑस्ट्रिया, तो उत्तर पश्चिम में जो देश था फ्रांस, उस वक्त का सबसे शक्तिशाली। अब फ्रांस ये कभी नहीं चाहता था कि उसके पड़ोस में एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण हो। अब बात रही फ्रांस से युद्ध होने की। ऑस्ट्रिया से युद्ध होने के बावजूद, हराने के बावजूद भी बिस्मार्क ने उस पर ज्यादा अर्जाना नहीं डाला था। केवल 30 लाख रुपए का अर्जाना डाल के, सामान्य से अर्जाना डाल के उससे किनारा कर लिया, क्योंकि उसे पता था कि जो हमें अब फ्रांस से युद्ध होने की प्रबल संभावना थी और फ्रांस के युद्ध होने में हमें ऑस्ट्रिया की मदद चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रिया से यदि पूर्ण रूप से प्रतिद्वंदी हो गए तो ये दोनों साथ होने पर हमारा जीतना मुश्किल हो जाएगा। बात हुई 3 जुलाई 1866 की। शेडवा कोनिग्राज जो युद्ध हो ही गया 3 जुलाई 1866, जिसमें मैंने बताया कौन सा युद्ध? शेडान का युद्ध, शेडोवा का युद्ध। और जर्मन संघ विघटित करके उत्तरी जर्मन संघ का निर्माण हो गया। और उत्तरी जर्मन संघ में जो शामिल राज्य थे वो 21 राज्य थे। उत्तरी जर्मन संघ में 21 राज्य थे। और उसके बाद अब बात होती है फ्रांस से युद्ध होने की। फ्रांस से युद्ध होने की कई कारण मिलते हैं। जैसे सबसे पहले कारण आता है फ्रांस से प्रशा का युद्ध होना। हॉलैंड के पास एक प्रांत था, हॉलैंड के पास एक प्रांत था लग्जमबर्ग। अब हॉलैंड से लग्जमबर्ग खरीदने की पेशकश की फ्रांस ने, लेकिन प्रशा ने इसके बीच में अड़ंगा अड़ाया और मना करवा दिया हॉलैंड से कि भाई ये जो प्रांत है आप इसको नहीं दे सकते, फ्रांस को नहीं दे सकते। तो हॉलैंड ने मना कर दिया और ये फ्रांस का एक तरीके से अपमान था, जो सबसे शक्तिशाली देश था, और उसका इस तरह अपमान होना एक कारण। और दूसरा कारण था स्पेन की महारानी थी इसाबेल
जब महारानी थी तो स्पेन में विद्रोह हुआ और विद्रोह में इसको अपदस्थ कर दिया गया और अपदस्थ करने के बाद वहां की जो जनता थी, विद्रोह क्रांतिकारी थे, उन्होंने प्रशा के सामने एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव ये था कि जो केसर विलियम फर्स्ट प्रशा का शासक था, उसका भाई था लियोपोल्ड था, उसको स्पेन का शासक बनाने की पेशकश की। और स्पेन का शासक बनाना और वो भी फ्रांस को न पूछ के प्रशा के जो शासक थे उसको स्पेन का शासक नियुक्त करना, ये फ्रांस की दोबारा एक बड़ा अपमान था। और बड़ा अपमान होने की वजह से फ्रांस पूर्ण रूप से क्रोधित हो गया आखिर रूप से ये। और लियोपोल्ड ने 1870 में इसके शासक होने का प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया था। लेकिन फ्रांस इस बार एक्शन लेता है और फ्रांस कहता है भाई आपने ये कैसे स्वीकार कर लिया, इन्होंने मुझे कुछ पूछा नहीं, ये कैसे आपने स्वीकार कर लिया। फ्रांस एक्शन लेता है। फ्रांस अपने राजदूत का नाम है बेनेडिटी को फ्रांस ने केसर विलियम के पास भेजा। केसर विलियम के पास भेजा कि आपने जो ये प्रस्ताव स्वीकार किया है इसको अभी अस्वीकार करें, अन्यथा हमसे युद्ध होने की प्रबल संभावना है। और बेनेडिटी को भेजा और बेनेडिटी के प्रस्ताव को केसर विलियम ने स्वीकार भी कर लिया और उसको ये मानना पड़ा कि फ्रांस उस वक्त शक्तिशाली था। लेकिन बिस्मार्क का जो उद्देश्य था जर्मनी के एकीकरण का, वो अब अधूरा रहता दिखाई दे रहा था। बिस्मार्क ने सोचा मेरा जो उद्देश्य था जर्मनी के एकीकरण की भावना, वो उसको खत्म होते हुए दिखाई दे रही थी। बेनेडिटी को भेजा, केसर विलियम ने स्वीकार कर लिया। लेकिन ये जो बातें हुई थी मौखिक रूप से हुई थी, ये बातें 13 जुलाई 1870 जब उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। 13 जुलाई फिर 14 जुलाई को वापस भेजा फ्रांस के शासक ने बेनेडिटी को। किस बात को लेकर के? जो अभी बातें केसर विलियम ने कही थी कि भाई हाँ स्पेन का हम शासक नहीं नियुक्त करेंगे, ये बातें मौखिक नहीं लिखित रूप से लाने के लिए कहा गया था। जब केसर विलियम ने ये लिखित रूप में दी तो बिस्मार्क ने ये सारी चीजें अपने पास रख के एक तार के माध्यम से अपने जो उत्तरी जर्मन संघ था उसके समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा दी। वो बात हुई थी 14 जुलाई की, 14 जुलाई, जिसे कहते हैं एम्स्तार की घटना। एम्स्तार की घटना। अब एम्स्तार जो न्यूज़पेपर थे उन्होंने अपने अपने देश का अपमान माना। फ्रांस ने सोचा ये हमारे साथ विश्वासघात कर दिया, हमारी जो शक्तिशाली जो प्रवृत्ति है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। और जो प्रशा थे वो सोच रहे थे कि उन्होंने हम पर दबाव बना रहे हैं, हमारी स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं। अपने अपने हिसाब से दोनों देशों में प्रकाशित हुए और इस भावना, इसी जो एम्स्तार की घटना है, इनमें लोगों में विद्रोह की भावनाओं को ज्यादा बढ़ गया था। एम्स्तार की घटना के बाद 15 जुलाई 1870 को उस प्रशा ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। प्रशा ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। 13 जुलाई, 14 जुलाई और 15 जुलाई एक क्रम में बेनेडिटी मिला, फिर लिखित में एम्स्तार की घटना में 14 जुलाई को, और 15 जुलाई को प्रशा ने फ्रांस पर अटैक कर दिया। और अटैक करने के बाद फ्रांस जैसे शक्तिशाली देश को इसी तारीख को सेडान के युद्ध में ये बहुत हमें कंफ्यूज करता है। जो ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हुआ था वो शेडोवा का युद्ध था, और जो फ्रांस के साथ युद्ध होता है प्रशा का, वो सेडान का युद्ध है। तो सेडान का युद्ध 15 जुलाई को हुआ था और जो 3 जुलाई को हुआ था वो शेडोवा का युद्ध था। ये हुआ था ऑस्ट्रिया के साथ और ये हुआ था। ये कंपटीशन के एग्जाम में कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं और कई बार पूछा गया है। सेडान का युद्ध फ्रांस के साथ 15 जुलाई, और 15 जुलाई में जो सेडान का युद्ध शुरू हुआ, कुछ ही सप्ताह में इस फ्रांस को हरा दिया था। और फ्रांस को हराने के बाद
फ्रांस के साथ एक संधि की जिसका नाम था फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि प्रशा ने फ्रांस को पराजित किया और प्रशा विजेता रहा और प्रशा विजेता होने के बाद फ्रैंकफर्ट की अपमानजनक संधि की फ्रांस के साथ, और फ्रांस का जो सम्मान था पूर्ण रूप से खो चुका था। और इसी फ्रैंकफर्ट संधि के बारे में आधुनिक विश्व के इतिहासकार हेजन ने कहा कि ये फ्रैंकफर्ट संधि यूरोप का रिसने वाला फोड़ा है। क्यों? क्योंकि इस फ्रैंकफर्ट संधि के उपरांत ही, यानी फ्रैंकफर्ट संधि के कारण ही, इस संधि के कारण प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। इसके बाद अलग अलग देशों ने अपने सैन्य विस्तार शुरू कर दिए और इसीलिए हेजन ने फ्रैंकफर्ट संधि को यूरोप का रिसने वाला फोड़ा कहा है। यह हमने एक सामान्य रूप से, संक्षिप्त रूप से जर्मनी के एकीकरण का छोटा सा पार्ट लिया था, जिसमें हम यदि इसको रिपीट करें, सबसे पहले नेपोलियन की बात की। नेपोलियन ने जर्मनी एकीकरण की शुरुआत की, जिसे नेपोलियन को जर्मनी एकीकरण का प्रेरणा माना जाता है। और हमने बात की कि जो प्रेरणा कहा जाता है, लिप्सन का कथन था। लिप्सन ने कहा है कि नेपोलियन के बारे में कि जो आधुनिक इतिहास में ये मजाक है कि जर्मनी के एकीकरण का जनक नेपोलियन को माना जाता है। नेपोलियन ने 2 संघ बनाए, राइन संघ 1806 और उसके बाद नेपोलियन के पतन के पास बनाया गया था जर्मन संघ 1815। उसके बाद 1815 से लेकर 1850 तक की जो जर्मनी के एकीकरण की प्रगति थी वो मंद थी। उसके बाद 1861 में जब केसर विलियम शासक बनता है तो उस वक्त मुख्य रूप से जर्मनी की राजनीतिक एकीकरण की भावना प्रबल होती है। उससे मुख्य रूप से शुरुआत होती है 3 एकीकरण। पहले डेनमार्क के साथ युद्ध होता है, डेनमार्क के साथ युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध होता है। ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध 1866 में ऑस्ट्रिया से शेडोवा का युद्ध होता है। उसके बाद 1870 में युद्ध होता है फ्रांस के साथ, और फ्रांस के साथ युद्ध होने के साथ ही फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। इसी के साथ जर्मनी का एकीकरण पूर्ण माना जाता है। और हमने दोस्तों एक छोटे से संक्षिप्त रूप से जर्मनी के एकीकरण को पढ़ने का प्रयास किया है और आज का टॉपिक हमारा पूरा हो ही चुका है लगभग। और आगामी मैं प्रयास करूंगा, इसमें कुछ कमियां रहेगी, सुधार करेंगे और ऐसे ही टॉपिक जो वर्ल्ड हिस्ट्री के या फिर इंडियन हिस्ट्री के जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है उसके बारे में हम प्रयास करेंगे, सुधार करेंगे। राजा तो साथियों, आनंद सर की क्लास वर्ल्ड हिस्ट्री की आज मेरे निवेदन पर इन्होंने ली और मैंने कोशिश की कि ये आज यहाँ रुके। और मैं तो एक दिन और इनसे निवेदन करूंगा कि अगर इनके पास में समय उपलब्ध हो, हालांकि होना ही चाहिए, अभी तो गवर्नमेंट ने पोस्टिंग दी नहीं है, तो अगर समय इनके पास में उपलब्ध रहा तो कल हम फिर एक क्लास और लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी मैं आपसे निवेदन कर दूं कि 15 मिनट बाद में, ठीक 15 मिनट बाद में एक बार आप लोग कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल दें। कोई और डाउट है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दें। तो हम लोग 15 मिनट बाद में एक बार फिर से आपसे रूबरू होंगे, उसमें आपके किसी भी टाइप के क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आखिर में फिर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा जो YouTube चैनल है राज रसायन, उसे जरूर सब्सक्राइब करें, उसमें थोड़ी सी हेल्प करें ताकि हम लोग बाद में 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद हम लोग YouTube पर भी लाइव आ सके। और मेरे जितने भी, मेरा ऐसा मानना है कि मेरे अलावा मेरे सर्किल में सारे लोग सफल हैं और अच्छी अच्छी पोस्ट पर सक्सेस हैं वो लोग। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपसे कुछ न कुछ समय के बाद में हर एक अलग टाइप के एक्सपर्ट पर्सन से आपकी मीटिंग करवाऊं, उनकी क्लास, उनका मोटिवेशन हमें मिलता रहे, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। ठीक 15 मिनट बाद में आपके अगर इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आते हैं, उनमें किसी भी टाइप की क्यूरीज आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करिएगा। 15 मिनट बाद में हम लोग वापस आपसे रूबरू होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।